नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी बड़ी जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और ये जो जजमेंट है बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है जिसके ऊपर हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, अक्सर परिवारों में एक झगड़ा काफी कॉमन देखने को मिलता है। पारिवारिक सदस्यों की यह शिकायत रहती है कि जमीन पर हमने भी पैसा लगाया था, जमीन खरीदने में या जमीन बनाने में हमारा भी योगदान लगा हुआ है, पर हमने केवल विश्वास के लिए, हमने प्यार प्रेम के चलते अपने भाई के नाम पे, अपनी माताजी के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर ये अकेली सारी जमीन करा दी। अब जब कागज उस अकेले व्यक्ति के नाम हो गए और बाकी लोग जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, क्या वो लोग उस जमीन को वापस मांग सकते हैं? और अगर वो उस जमीन को वापस मांगने जाएंगे तो क्या कोई कानूनी समय सीमा लागू होगी, या फिर कौन से कानून के तहत वो जमीन वापस मांग सकते हैं, या उनको कौन से कानून के तहत वो जमीन वापस मांगना अलाउड नहीं किया जाएगा? और आज की वीडियो हर एक पारिवारिक सदस्यों के लिए है जिनके परिवार में लड़ाई झगड़ा है, जो अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीद कर लगा चुके हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीद सकता है? क्या एक व्यक्ति अपना पैसा लगाकर किसी दूसरे पर विश्वास कर सकता है? ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? देखिए, ऐसी स्पेशल कंडीशंस के लिए जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन खरीदता है, उसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। जी हां, ऐसी संपत्ति जो किसी दूसरे ने पैसा लगाया है और किसी दूसरे के नाम पर खरीदी है, वो बेनामी संपत्ति कहलाती है। अब ऐसी बेनामी संपत्ति पर कानून यह कहता है कि ऐसी संपत्ति को या तो सरकार जब्त कर लेगी, या फिर जिसका पैसा लगा हुआ था वो वापस से उस जमीन को पाने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा। यह सिंपल सा कानून बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कहता है। पर अगर आप इसके सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो वो कुछ छूट दे देता है, कुछ लोगों की कंडीशन में छूट दे देता है। जैसे अगर आप अपने माता पिता के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, आप एक कुपार्टनर, उत्तराधिकारी, सह हिस्सेदार बनाते हुए किसी के नाम जमीन खरीद रहे हैं, आप किसी फिड्यूशरी कैपेसिटी में जमीन खरीद रहे हैं, जैसे एक मैनेजर होता है अपने क्लाइंट के नाम पर खरीद लेता है, भाई उसके पास सारी चीजें संभालने का समय नहीं है, तो ये वो कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे पति पत्नी, फैमिली मेंबर, कुपार्टनर, फिड्यूशरी कैपेसिटी, जहां पर अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन खरीदेगा तो उसको एक्सेप्शन दे दिया जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब कि वो वापस उस जमीन में जो उसका हिस्सा बनता था उसको क्लेम कर सकेगा और उसके ऊपर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत रोक नहीं लगेगी। यह सिंपल सा कानून था जो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर, अगर हम क्लेम करने जाएंगे तो कौन सा केस करें? देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 के तहत आपको डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा। डिक्लेरेशन सूट डालकर आपको अपने राइट डिक्लेयर कराने पड़ेंगे कि मेरे ये राइट बनते हैं इस प्रॉपर्टी पे, मेरा आधा हिस्सा बनता है, मेरा 1/4 बनता है, मैंने इतना पैसा दिया तो मेरा इतना हिस्सा बनता है। तो वो राइट आपको कोर्ट के माध्यम से डिक्लेयर कराने पड़ेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या कभी भी हम केस कर सकते हैं? जी नहीं। लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर आप इस कानून को पढ़ें, आर्टिकल 58 या आर्टिकल 59, तो वो किसी चीज को डिक्लेयर कराने के लिए या किसी दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए 3 सालों की समय सीमा देता है। तो यह आपको पता लग गया कि आपको 3 सालों के अंदर ही कोर्ट में केस डालना पड़ेगा। अब आप लोगों के मन में सर क्वेश्चन आएगा, सर 3 साल तो बहुत ज्यादा कम है।
अगर 3 सालों के अंदर हम नहीं कर पाए तो क्या हम कभी भी अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाएंगे? जी नहीं। अगर आप एक अच्छे सिविल एडवोकेट से संपर्क करते हैं तो सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट वो इस प्रावधान का इस्तेमाल करता है और आपका केस समय सीमा के बाद भी कोर्ट में डाल देता है। अब ऐसा कैसे संभव है? सेक्शन 17 में कैसे छूट मिलेगी? इस चीज से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनेकों लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है, जैसे कि कब सेक्शन 17 का इस्तेमाल करके समय सीमा निकल जाने के बाद भी कोर्ट में केस डालना पड़ता है, कब सेक्शन 17 के तहत अगर आप कोर्ट में केस डालेंगे तो आपका वो केस कोर्ट में एक्सेप्ट होगा और क्या क्या कंडीशन आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी, या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, इससे जुड़ी हुई लैंडमार्क जजमेंट, या जो मैंने सेक्शन 34 का आपको केस बताया कि कोर्ट में आपको डिक्लेयर कराना पड़ता है, उससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट। क्योंकि सेक्शन 34 का एक प्रोवाइजो होता है, जो हमारे एडवोकेट हैं वो जानते होंगे कि अगर उस केस में उसका वो प्रोवाइजो ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा केस खराब हो जाएगा। अब ये मैंने जो सारे कानूनी पॉइंट अभी आपको बताए, मैं आपको बता दूं, इन सभी टॉपिक पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी लैंडमार्क जजमेंट दे चुका है। पर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास वो लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, हमारे साथ कंडीशन यही है, पर हमारे पास जजमेंट नहीं है, तो हम कहां से पढ़े? देखिए, लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है लॉ एंड वर्डिक्ट का एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। अब यह वो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, इनकी पीडीएफ की कॉपी, इनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून, जो वीडियोस आप ये देख रहे हैं इसमें जो जजमेंट दिखाई जाती हैं वो, या अलग से आप किसी भी कानून पर हमसे लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे तो ये सारी चीजें आपको इसी एक अकेले ग्रुप में मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन आता है कि इस ग्रुप में क्या इतने सारे बेनिफिट्स हैं? जी हां, इस ग्रुप में इतने बेनिफिट्स हैं कि मात्र कुछ दिनों में 860 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए, जिसमें आपको एडवोकेट देखने को मिलेंगे, जिसमें लॉ स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको वो व्यक्ति मिलता है जिसका खुद कोर्ट में केस चल रहा है, वो यहां से अपने फेवर की जजमेंट निकालता है, या जो लॉ के बारे में अपडेट रहना चाहता है, उसके बारे में सीखना चाहता है, उनको भी ग्रुप से बहुत जानकारी मिलती है। अब आपके मन में इस ख्याल आएगा, सर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। देखिए, अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है, बदले में आपको 1 साल का पूरा टाइम पीरियड मिलता है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। पर रुकिए, इस महीने की 30 तारीख तक एक स्पेशल ऑफर भी आप लोगों के लिए है कि अगर आप इसको अभी ज्वाइन करते हैं इसी महीने में तो आपको 1000 रुपए में यह ग्रुप लाइफ टाइम फ्री कर दिया जाएगा। जी हां, आपको 1000 रुपए देने हैं, पर यह ग्रुप आपके लिए अब लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। मतलब जीवन भर बैठे रहे, घर बैठे जजमेंट लेते रहे, लेटेस्ट अपडेट पाते रहे, और इससे अच्छा तो क्या फायदा होगा ना। क्वेश्चन आता है, सर जुड़े कैसे? क्योंकि लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है। डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां कॉल करें, मैसेज करें और बोल दें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और आप 1000 रुपए पे करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए, अब मैंने आपको जो बताया कानून बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन है, इससे जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट फैसला हम आपके साथ डिस्कस करें। डिस्प्ले पर देखिएगा, एक केस टाइटल मैं आपको क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए, केस टाइटल है संदीप सेठी एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस राजेंद्र कुमार डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। 9 जनवरी साल 2026 की ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब जो मैंने ये केस लो बताया, इसके अंदर और भी कनेक्टेड मैटर्स थे, वो जब मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में जो लाइफ टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, ये पीडीएफ कॉपी वहां शेयर करूंगा तो आपको वो पढ़ने को मिल जाएगा। नाउ केस के तथ्य जान लेते हैं, केस की हिस्ट्री जान लेते हैं। डिस्प्ले पर देखिएगा आप, देखिए यहां पर न्यू दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है विशाल एनक्लेव में, जहां पर एमसीडी की तरफ से एक लीज पर ली गई प्रॉपर्टी साल 1971 में प्लेंटिफ के नाम पर, यानी कि जो इस केस में वादी है, और उसके पास प्रॉपर रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं इस चीज के। इसके बाद क्या होता है, उसका भाई जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो अपने भाई को उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए अलाउड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। पर अचानक से जो उनका भाई है, जो डिफेंडेंट है, वो उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताने लग जाता है। तो जो प्लेंटिफ है, यानी कि जो रजिस्टर्ड मालिक है जमीनों का, वो उसको कहता है कि भाई मैं अब आपको बाहर करना चाहता हूं। एक नोटिस भेजता है सितंबर 2006 में कि मैं रिवोक कर रहा हूं, मैंने जो और रहने के लिए अलाउड किया था, लाइसेंस पे प्रॉपर्टी दी थी, अब आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए। पर डिफेंडेंट मना कर देता है। डिफेंडेंट कहता है जब ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी उस समय मैंने भी इस प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाया था, और इसी वजह से मैं इतने सालों पर जमीन पे रह रहा हूं और आपने मुझे इतने सालों तक जमीन पे रहने दिया। तो जब मेरा पैसा लगा था तो उस प्रॉपर्टी पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए। अब
प्लेंटिफ हो गया परेशान कि भाई जमीन मेरी और मेरी जमीन पर अपना अधिकार जता रहा है। प्लेंटिफ कोर्ट में गया और जाकर सूट फॉर पोजेशन का केस डाल दिया कि मुझे जमीन पर कब्जा दिलवाओ और मुझे मींस प्रॉफिट दिलवाओ, कि यानी कि जो मेरी ये जमीन इस्तेमाल कर रहा है उसके बदले में जो मेरे को प्रॉफिट होता है वो मुझे प्रॉफिट भी दिलवाओ यहां पर। अब यहां पर साल 2006 में यह केस कोर्ट में डाला गया। उसके बाद केस आगे चलता गया। यहां पर 2016 में कोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया। यहां पर साल 2016 में कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुना दिया कि जमीन के कागज उसके नाम पर है, हम उसी को मालिक मानेंगे और हर महीने के हिसाब से 30,000 रुपए डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को अब देने भी पड़ेंगे। बाद में साल 2017 में अपील डाली गई। जब अपील आगे चलकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी बड़ी चीजें बोली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि देखो, प्लेंटिफ के पास रजिस्टर्ड कागज है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना, टाइटल डीड्स होना इस प्रॉपर्टी की कहीं ना कहीं जेन्युइननेस प्लेंटिफ के फेवर में साबित कर रही है। डिफेंडेंट ये जरूर कह रहा है कि मेरा भी पैसा लगा है, पर वो कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं दिखा पा रहा। वो केवल ओरली बोले जा रहा है कि मेरा भी तो पैसा लगा है, मेरा भी तो पैसा लगा है। और जब केवल ओरल आप एजम्पशन कर रहे हैं, मौखिक चीजें बोल रहे हैं और मौखिक चीजें टाइटल डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब एक के पास तो प्रॉपर रजिस्टर्ड कागज है और दूसरा व्यक्ति केवल ओरली बोले जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जिसके पास टाइटल डीड्स है, कोर्ट उसी का ही फेवर करेगा। तो यहां पर जिस व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड दस्तावेज थे, कोर्ट ने उसी का फेवर किया और जो भाई जमीन पर लंबे समय से पोजेशन में था उसको 30,000 रुपए हर महीने के हिसाब से मींस प्रॉफिट भरने का ऑर्डर दिया और जमीन खाली करने के ऑर्डर दे दिए। अब यह चीज आपको पता लग गई कि अगर आपका भी पैसा लगा हुआ है, आप क्लेम कर सकते हैं। लिमिटेशन टाइम मैंने बता दिया, पर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस आपको ही साबित करने पड़ेंगे। अब इसी केस के अंदर दो बड़ी जजमेंट का और रेफरेंस दिया गया। डिस्प्ले पर देखिएगा। एक केस था हेमाजी साल 2009 का, जो एडवर्स पोजेशन और लिमिटेशन के बारे में बात करता है, और दूसरा एक लैंडमार्क केस है मार्शल मार्टिन वर्सेस एम प्रिंटर। यह फिड्यूशरी कैपेसिटी और बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। मतलब यह उन केसेस के बारे में बात करता है जब एक फिड्यूशरी कैपेसिटी फैमिली मेंबर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को क्लेम करने जाते हैं जहां उनका नाम नहीं है पर उनका पैसा जरूर लगा हुआ है। अब चाहे मैंने आखिरी में दो लैंडमार्क जजमेंट बताई हो, चाहे जो मैंने ये वीडियो में जजमेंट बताई हो, या शुरू में जो आगे मैंने आपको ला पॉइंट बताए थे उस पर आपको जजमेंट चाहिए, तो आज की वीडियो जब मैं शाम को ग्रुप में शेयर करूंगा तो साथ में ये सारी जजमेंट वहां पर शेयर करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि आप 1,000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री ऑफर ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर ऐसी बड़ी बड़ी जजमेंट आपको रोज देखने को मिल जाती है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट आपके लिए खुली है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और यहां पर हमें फॉलो करें और रोजाना हमारे साथ लीगल परिवार के साथ, लीगल चैंबर के साथ जुड़े रहें।